बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतिवर्ष यानी 2025 में जो पेपर आने वाले हैं उनके लिए है। हिंदी विषय हिंदी है। देखिए, ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है, इसको आप पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय जो है ये किस युग के लेखक हैं? तो देखिए किस प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए, खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद बी, ऑप्शन हमारा बी सही है, द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय जो है ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है निबंध, ये चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। उसके बाद अगला देखिए, 3 नंबर है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन जो रचना है वो है मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तीसरा का देखिए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद अगला देखिए, चौथा है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समय विधि क्या है? कब से कब तक चला शुक्ल युग? 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में कोई नहीं। तो देखिए, शुक्ल युग की समयावधि जो है वो है, देखिए 1919 से 1938 तक ये समयावधि है शुक्ल युग की। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद पांचवा हमारा है, नीर्ण का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता। साक्षात्कार या फिर भेंटवार्ता, रेखाचित्र। तो नीर्ण का निर्माण फिर ये जो विधा है वो आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए, पांचवा का ऑप्शन बी आत्मकथा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रतिवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? 6 नंबर हमारा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? देखिए, प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला इन चारों लोगों में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। देखिए, ऑप्शन सी हमारा सही है, हरिवंश राय बच्चन। और उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो रचना है वो किसने लिखा है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो भारत भारती ये जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में भी आंसर लिखते जाइएगा। उसके बाद आगे देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक चला? आधुनिक काल, अगर आपको ऐसे भी नहीं पता होगा कब से कब तक चला, तो अभी हम लोग आधुनिक काल में ही हैं। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक। ये तो सीधा ही गलत है, 1643 से 1843 तक। ठीक, और यहाँ पे 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो हम लोग आधुनिक काल में हैं, तो इसलिए अब तक। ठीक, यहाँ पे सन को छोड़िए, यहाँ पे देखिएगा अब तक चल रहा है आधुनिक काल। तो सन 1843 से ही चल रहा है अब तक,
ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे सन 1843 से अब तक ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हमारा है, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो मतीराम जो है वो किस युग के लेखक हैं? तो देखिए किस युग के लेखक हैं? मतीराम जो है ये रीतिकाल के लेखक हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रीतिकाल के मतीराम लेखक हैं। ठीक, अब देखिए अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, रति, हास, निर्वेद। शोक होगा नहीं, शोक मतलब करुणा, करुण रस की हो जाएगी, करुणा प्रकट होगा, वहाँ शोक है। रति होगा नहीं, ये श्रृंगार रस का रति होता है। निर्वेद होगा नहीं, तो हास्य रस यानी जिसमें हंसी आए उसे हास कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। देखिए इस प्रकार से आप लिखिएगा अपने एग्जाम में, ऑप्शन सी हास। अब अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें से जो है इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए 12वां का ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। देखिए सब में 4 चरण होते हैं, तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, तो रोला में भी कितने होंगे? 4 चरण होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही है, 4 चरण। अब आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक, आ। देखिए आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप सीधा निकाल सकते हैं, इसमें मान है नहीं, इस आकर्षण में मान कहीं भी नहीं पढ़ने पे आ रहा है, वी भी नहीं आ रहा है पढ़ने पे, अक, यहाँ पे आक है तो अक नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? आ। तो हमारा ऑप्शन डी आ सही होगा, आकर्षण। आ से हम और भी शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग आ लगा के बहुत शब्द हम बना सकते हैं, इसलिए इसमें जो है उपसर्ग हमारा आ होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो देखिए रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर का समास विग्रह कीजिए पहले। पीला है वस्त्र जिसका, पीताम्बर उसे कहते हैं। ठीक, तो पीताम्बर किस में आएगा? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि समास है हमारा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप है? अश्रु, अंशु, रोना, आँख। चक्षु मतलब आँख होगा, आंसू का मतलब अश्रु होगा, अंशु होगा नहीं, रोना होगा नहीं, और चक्षु का मतलब आँख होता है। तो हमारा आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु। आंसू को ही और किस भाषा में हम बोल सकते हैं? तत्सम का मतलब कि शुद्ध करना, इसको और किस भाषा में बोल सकते हैं? तो अश्रु। 18 नंबर है, कर्तव्य। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्तवाच्य में प्रधानता जो होती है वो कर्ता की प्रधानता होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद ताभ्यम शब्द के वचन एवं विभक्ति हैं। ताभ्यम शब्द के वचन विभक्ति कौन से हैं? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक, तो इन चारों में से जो हमारा उत्तर होगा
यानी सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का ये है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो लास्ट है वो है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इन चारों में से सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वह हमारा सर्वनाम है। तो ये हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा हुआ। अब देखते हैं खंड ब। अब देखिए उसके बाद है खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न है इसमें। ठीक, इन प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर को हमें लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह हमारा गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में से इन तीनों प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए क्या है गद्यांश, पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का स्वार्थ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब इसे बताना है कि इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हेडिंग किस प्रकार से हम डालेंगे। देखिए हेडिंग हम बिल्कुल इसी प्रकार से डाल लेंगे, खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब पहले प्रश्न का जो यहाँ पे देखिए, यहाँ का एक शब्द और यहाँ लास्ट का एक शब्द जो है हम उतार लेंगे और बीच में डैश करेंगे। उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश को जो है कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इस गद्यांश को, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतना हमारा हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो था, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमने उत्तर लिख दिया, इसका संदर्भ हमने लिख दिया। अब देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है उसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। देखिए लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है। मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच में ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। तो यही हमारा रेखांकित अंश का व्याख्या है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सके। उसके बाद अथवा करके देखिए, अथवा करके एक और गद्यांश दिया हुआ है। देखिए, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके,
यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो देखिए इस गद्यांश में प्रश्न दिया हुआ है 3। इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। और संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका रेखांकित अंश का भाव हम देख लेते हैं। अनुवाद, यहाँ हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, उसके बाद रेखांकित अंश का व्याख्या देखिए। जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से कहती है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह साहस कैसे किया? हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें दान नहीं मिलेगा? क्या इस पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को दान दे सके? यह हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ठीक, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, ये हमारा पद्यांश दिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराही, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक, तो इसको क्या करना है? देखिए ये जो प्रश्न है इनका उत्तर इन्हीं पद्यांश के हिसाब से देना है। तो क्या है? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस पद्यांश के पाठ का क्या नाम है और लेखक का क्या नाम है, ये हमें लिखना है। तो देखिए संदर्भ इस प्रकार से आप हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक, हेडिंग इस प्रकार से डालने के बाद लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश है, बहरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गुंग बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग भी क्या करता है? अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसका उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसमें 2 प्रश्न है। यहाँ पे हमारा देखिए अथवा करके एक और दिया है। हालांकि आपको एग्जाम में बच्चा दोनों में से एक ही करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को सुविधा के लिए दोनों बता दे रहे हैं। दूसरा है सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन ती हैं, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लातू अली, अनुराग तगाड़ में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कल। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देंगे इसी पद्यांश से। ठीक,
तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका भी एक शब्द ऊपर का एक नीचे का लिख के डैश कर लेंगे। ऐसे आप एग्जाम में ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि 2 अथवा करके दिया है, अब दोनों में से आप कौन सा लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए संदर्भ इस प्रकार से हमने लिखा है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है। ठीक, आप देखिए बच्चा, आप ध्यान से लिखिएगा ताकि आपका कहीं कॉपी पे कट कुट ना हो, और कट कुट होगा तो ऐसे मत रंगिएगा, बस एक लाइन खींच दीजिएगा शब्द पे, हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अनुराग तगाड़ में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। ठीक, इसका हम देखेंगे व्याख्या। देखिए जब राम वनवास जाते हैं, इसमें क्या है, जब राम जी वनवास जाते हैं तो रास्ते में एक जगह ग्राम वधुए राम को एकटक निहारती हैं। ग्राम वधुए मतलब ग्राम की औरतें जो होती हैं वो एकटक राम को निहारती हैं। उसी समय का निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो प्रेम की सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। जो ग्राम वधु है उनके नेत्र रूपी जो कमल है उनकी कलियां क्या हो गई, खिल गई हो। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है, अनुराग तगाड़ तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन कौन सा अलंकार है। ठीक, यहाँ पे जो अनुराग तगाड़ और मनु मंजुल, इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए कौन सा अलंकार है। अनुराग तगाड़ में रूपक तथा मनु मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ के साथ क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। ठीक, देखिए ऐसा नगरी, यह नगर भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाणाप्यस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृप। देखिए यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषा ज्ञानेन वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था यत तेन कि इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। ठीक, अब इसका संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद देखिए। अनुवाद है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है।
यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था, देखिए वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था, उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, उसके बाद अथवा करके दूसरा भी है, मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति। ठीक, अब इसका थोड़ा सा अर्थ आप जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं। मानव जीवन को संस्करणस्य संस्कृति, संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृतुम महांत प्रयत्नम अकुर्वन्, जीवन को शुद्ध, संस्कृतुम मतलब शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। तो अस्माकम, उन्होंने हमारे जीवन के संस्करणाय यानः आचारानः, संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों और आदर्शन दिखाया। आचारों और विचारों को दर्शन मतलब दर्शन यानी दर्शन करना, दिखाया। तत्सर्वम, वह सब अस्माकम हमारे संस्कृति है, वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक, अब देखिए इसका संदर्भ और अनुवाद। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब अनुवाद देखिए। अनुवाद है, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है, वह सब हमारी संस्कृति है। तो ये हमारा 3 नंबर प्रश्न जो है कि पूरा हुआ। अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए इसमें भी जो है कि अथवा करके 2 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अथवा करके यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और इसका क्या करना है, हमें संदर्भ के साथ इसका व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति। मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थवा न भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। देखिए मान हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य घमंड अत्याचार, मनुष्य घमंड त्याग कर प्रिय हो जाता है। हित्वा मतलब त्याग कर, मनुष्य मानह मतलब मनुष्य घमंड त्याग कर प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा न सोचती, और क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता है। देखिए फिर से, मनुष्य घमंड त्याग कर प्रिय हो जाता है और क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता है। काम हित्वार्थवानः, काम मतलब कामना, इच्छा, काम हित्वार्थवानः भवति, इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। ठीक, लोभ हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। अब इसका देखिए संदर्भ, मान हित्वा। ठीक, ये इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब अनुवाद देखिए, मनुष्य घमंड त्याग कर प्रिय हो जाता है और क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता है।
इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक, अब देखिए अथवा करके इसमें जो दूसरा दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका भी हमें क्या करना है, संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। ठीक, तो पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी न हो। ठीक, देखिए प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। अब अनुवाद देखिए। अनुवाद है, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। अब देखिए प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 5 नंबर ये। ठीक, 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये आपका जो है कि एग्जाम में जिला वाइज करके आता है। तो हम देखेंगे हमारे गाजीपुर जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। तो देखिए हमारे गाजीपुर जिले में जो है कि मुक्तिदूत खंड काव्य आता है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। हमें क्या करना है, गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है, या तो मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में, या तो चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखना है। तो हम देखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण, प्रश्न संख्या 5। देखिए इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, और उसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिएगा मुक्तिदूत खंड काव्य। ठीक, या फिर गांधी जी का चरित्र चित्रण, मुक्तिदूत गांधी जी का चरित्र चित्रण। अब देखिए देखेंगे उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा, देखिए हमने 2 बार लिखा है, आप 1 बार लिखिएगा, महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस मुक्तिदूत में जो है कि गांधी जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। ठीक, अब देखिए अलौकिक दिव्य पुरुष, गांधी जी किस प्रकार से अलौकिक दिव्य पुरुष कहलाए। देखिए कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का अवतार लेकर आए हैं, जो पृथ्वी पर दुखों को हरण करने के लिए, दुखों का हरण करने के लिए, दुख को हरने के लिए यदा कदा आते हैं। उस श्रेणी में कवि ने महात्मा गांधी को रखा है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि हैं। इसमें जो क्या है, उस श्रेणी में राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि हैं। भारत में अंग्रेजों ने अत्याचार बढ़ जाने पर, भारत में क्या है, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, मानो अत्याचार को, अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने के लिए परमात्मा ने स्वयं महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होके दिव्य पुरुष कहलाएं। ठीक, अब देखिए हरिजनोद्धार, हरिजन का उद्धार किस प्रकार से ये किए। देखिए गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। गांधी जी क्या थे, असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। गांधी जी जो है हरिजनों का जब दुर्दशा देखते थे तो उनकी हृदय जो है वेदना से बिल्कुल भर आता था। उनका कहना था, गांधी जी का क्या कहना था, देखिए गांधी जी का कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा
क्या उसने हरिजन नहीं गढ़ा? तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े? इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। ठीक। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा रहेगा अहिंसा और करुणा की मूर्ति। किस प्रकार से गांधी जी अहिंसा और करुणा के मूर्ति थे? देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा को साकार मूर्ति थे। करुणा के लिए क्या थे? साकार मूर्ति थे। और अहिंसा के प्रति बिल्कुल सख्त थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। जब अंग्रेज के संकट के समय, जब अंग्रेजों का संकट था, तो वो क्या थे? कठोर शासकों से लाभ उठाना क्या था उनका? न्याय संगत नहीं मानते थे वे उसे। भारत की दयनीय दशा को लेकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। इस प्रकार से ये अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे। अब इसके बाद अगला हेडिंग है भारत में मुक्ति दूत। ठीक, ये किस प्रकार से भारत में मुक्ति दूत हुआ? महात्मा गांधी ने भारत को मुक्ति कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से, उनके 30 वर्ष के जो है इस सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 30 वर्ष मेहनत करने के बाद ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। भारत के मुक्तिदूत इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने क्या किया? हमारे भारत को स्वतंत्र करवाया, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा राष्ट्रभक्त। देखिए, गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जीवन भर प्रयास किया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों को चलाया। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन को चलवाया था। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने घुटना नहीं टेका, हार नहीं माना। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रभक्त कहलाए। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न संख्या 6वां। 6वां क्या है? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो चलिए कौन कौन से हैं इसमें लेखक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद हेडिंग डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, और उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान बिहार के जीरादेई गांव में। पिता महादेव सहाय, माता राजवंशी देवी। पुरस्कार भारत रत्न। मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। ठीक, इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय दे देंगे। यहाँ पे आप संक्षिप्त परिचय मत लिखिएगा, हम आप लोग को बस बता रहे हैं कि इस प्रकार से लिखना है। ये हेडिंग डालिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, और संक्षिप्त परिचय हेडिंग नहीं डालना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट संक्षिप्त परिचय ये लिखना शुरू कर देना है। अब देखिए जीवन परिचय इनका, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण
की। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। ठीक, उसके बाद देखिए परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण तो कर लिया, उसके बाद इन्होंने कार्य करना वकालत का शुरू कर दिया। 1911 में इन्होंने वकालत शुरू किया और 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य इन्होंने किया। 1911 से 1920 तक यानी 9 साल इन्होंने कार्य किया। ये 1917 में वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी के साथ ये क्या स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है कि राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुआ। तो ये इनका जीवन परिचय है। ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा जीवन परिचय नहीं लिखना है। जन्म स्थान, माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से कैसे पूरी हुई और मृत्यु, बस इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है। अब देखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय, हिंदी के आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इन्हें सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने हिंदी की जीवन पर्यंत सेवा किया। इन्होंने हिंदी का क्या किया, जीवन यहाँ पे होगा, जवन नहीं होगा, आप सही कर लीजिएगा। जीवन पर्यंत सेवा किया इन्होंने। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव ऋणी रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे इनकी रचनाएं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन आदि। ठीक, देखिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें है जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो ये दोनों जीवन परिचय जो है कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या, ये देखिए 6 का क है, अब देखेंगे 6 का ख। देखिए 6 का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से लेखक हैं, देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो चलिए देखते हैं, इसमें से हम देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, देखिए महाकवि सूरदास, तो उसी प्रकार से लिखेंगे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। ठीक, उसके बाद ये संक्षिप्त परिचय लिखना शुरू करेंगे। देखिए जन्म सन 1478 ईस्वी को, जन्म स्थान रुनकता, पिता पंडित रामदास, माता जमुना दास बाई, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, साहित्य पहचान कवि, साहित्य में इन्हें कवि का पहचान मिला। प्रमुख रचना सूर सरावली, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, काल भक्ति काल। ठीक, अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे जीवन परिचय। देखिए वात्सल्य रस के सम्राट, हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिंही नामक स्थान को मानते हैं। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सरस व ब्राह्मण थे। क्या थे? सरस व ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मांध थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों ने अनेक मतभेद हैं, किंतु इन्होंने मानव स्वभाव एवं श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सच में जितना सुंदर वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि
सूरदास जी अंधे होते हुए भी उन्होंने क्या किया है कि कृष्ण के लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जैसे मानो कि कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। वल्लभाचार्य के संबंध में आने के बाद कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। ये जब वल्लभाचार्य के संबंध में आया तो कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, अब देखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। कृष्ण भक्ति को इन्होंने क्या किया? काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। अब देखेंगे इनकी रचनाएं, कृतियां। देखिए कृतियां। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10 हजार पद ही प्राप्त हुए। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की क्या की है? रचना की है, जिनमें से अभी तक केवल 8 से 10 हजार ही पद प्राप्त किए गए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसके पुस्तकालय में रचनाएं क्या है? सुरक्षित है। इनके ग्रंथों की रचना 25 मानी जाती है। इन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की है ऐसा माना जाता है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए। 25 में से केवल 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। कौन कौन से? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो देखिए इनमें से हमारा जो है कि कवि का जीवन परिचय हो गया। गोस्वामी तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत का अगर आपको जीवन परिचय चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए। 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभय यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरजा। आप इस श्लोक को लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, या फिर आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, अमुख विस्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। ठीक, हमारा 7वां प्रश्न पूरा हुआ। अब देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्या करना है? संस्कृत में हमें उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक, पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न को पहले देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति। देखिए भारतीय संस्कृते मूल सत्य धर्म अहिंसा च अस्ति। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, पुरुराजः क आसीतः। आप इनमें से 2 ही कीजिएगा। एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 ही करना होगा। हमने यहाँ पे जो है कि चारों का आंसर बता दिया है। ठीक, पुरुराजा क आसीतः। देखिए पुरुराजा एक भारत वीरः आसीतः। तीसरा है चंद्रशेखर क आसीतः। ठीक, चंद्रशेखर कौन है? देखिए चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीतः। चौथा है वीर केन पूज्यते। वीर केन पूज्यते, वीर को कौन पूजता है? देखिए वीर भगवता माता पितृभ्या च पूज्यते। ठीक, इन चारों का हमने उत्तर आपको बता दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आज हम देखेंगे निबंध
नारी सशक्तिकरण। और इन तीनों का जो है कि जो तीनों निबंध है, अगर इनमें से आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इनको ले लीजिए। अभी देखेंगे नारी सशक्तिकरण पर निबंध। देखिए, या तो आप हेडिंग डालेंगे नारी सशक्तिकरण, या फिर आपको दे देगा भारतीय समाज में नारी की स्थिति। कुछ भी दे, दोनों में से नारी पे अगर बात आएगा निबंध लिखने के लिए तो आप यही लिख दीजिएगा। ठीक, तो आप हेडिंग डालिएगा नारी सशक्तिकरण। प्रस्तावना, आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। नारी सशक्तिकरण क्या है? विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों और सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकार और उनके मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना ज़रूरी है, जैसे दहेज प्रथा, इनको खत्म करना ज़रूरी है। अशिक्षा को खत्म करना जरूरी है। यौन हिंसा, असमानता मतलब जातिवाद को लेके उच्च नीच, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे दूसरे विषय। ठीक, अब देखिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना जाता है। इस सृजन की शक्ति को विकसित, परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। उसके बाद है देखिए, भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है? देखिए, पहला नंबर है शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे है। शिक्षा के मैटर में क्या है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला क्या है, बहुत पिछड़ी हुई है। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% तथा महिलाओं की वहीं पे क्या है, शिक्षा दर मात्र 60.6% ही है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट हमारा देश काफ़ी तेज़ी से उत्साह के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम लैंगिक असमानता का मतलब पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की को दूर कर पाएँ और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें। 3 नंबर है भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन आज केवल यह एक रोग मात्र रह गया है। ठीक, अब देखिए महिला सशक्तिकरण के लाभ। क्या लाभ हैं? महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। दूसरा है महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। चौथा है पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, अनेक हक भी उन्हें दे रहे हैं। तो ये हो गया महिला सशक्तिकरण के लाभ। अब देखिए उपसंहार। देखिए, जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की
प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है। ठीक, भारत आज दुनिया में क्या है, सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने में क्या है, शुमार है। उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक, भारत में क्या है, महिला सशक्तिकरण का जो लक्ष्य प्राप्त करने पर जो भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भले ही आज के समय में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी है। महिलाएं क्या हैं, आज भले ही राष्ट्रपति बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, प्रशासनिक बन चुकी हैं, प्रशासन अधिकारी बन चुकी हैं, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। ठीक, तो ये हमारा उपसंहार हुआ। अब देखिए आखिरी प्रश्न है हमारा 10 नंबर। अपने विषय रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो चलिए किस प्रकार से अपने मित्र को पत्र लिखेंगे देखेंगे। अथवा उत्तर प्रदेश रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो हम करेंगे अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से पत्र लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 और जिस मित्र को आप को देना है उस मित्र का पहले नाम लिखेंगे। ठीक, अपना नहीं लिखना है, जिस मित्र के लिए लिख रहे हैं उस मित्र का नाम और जहाँ रहता है उस मित्र का पता। तो देखिए राजेश श्रीनिवास, गोविंदपुरा, भोपाल। प्रिय मित्र नमस्कार, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। क्या कह रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। ठीक, इतना लिख लेंगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा। फिर लिखेंगे वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। अपनी रुचियों को, विशेषताओं को बता रहा है कि वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेल कूद में है। मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करूँ। मैं धोनी की तरह एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले मेरा साथ दें। क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दें। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो अपने दोस्त को कह रहा है कि दोस्त मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तुम क्या हो, तुम परंतु क्या हो, इंजीनियर बनना चाहते हो। क्रिकेट खेलना तो तुम्हें पसंद है लेकिन तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह पत्र मिलने के बाद तुम बहुत खुश होगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ठीक, नीलेश यादव। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा पत्र पूरा हुआ और हमारा पेपर भी जो है कि पूरा हुआ। हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। फिर से मिलते हैं ऐसे कर नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।